नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आमिर। स्वागत है हमारी YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज पे एक बार फिर। गाइज, आपका और हमारा जो रिश्ता है वो दिन प्रतिदिन बहुत मजबूत हो जा रहा है, क्योंकि जितना रिस्पांस और जितना प्यार आप मेरी वीडियो को दे रहे हो, उस चीज़ को लेकर मैं अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो गाइज, आज एक एजुकेशनल टॉपिक के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग आज एक लीगल टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो गाइज, आपको पता है कि एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ मैं एक लीगल एडवाइज़र भी हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं इंडिया में जो है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो मुझे लगा कि जो यंग जनरेशन के जो लॉयर हैं, जो रिसेंटली अभी पास आउट होंगे अपने किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कहीं भी वो अपनी लॉ की स्टडी कर रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में लीगल जो प्रोफेशन है या जो लीगल वो काम आगे करेंगे, उसकर लेकर कितनी चिंताएं अपने देश के अंदर हैं और कितनी नॉलेज उन लोगों को होनी चाहिए, आज इस पर ही हम थोड़ा सा प्रकाश और रोशनी डालेंगे। तो गाइस, बने रहिए हम लोगों के साथ, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। गाइस देखिए, आज मैं दो तरीके से आप लोगों से बात करने वाला हूँ, और ये दो तरीके से बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस देखिए, हमारे देश के अंदर हर साल लाखों स्टूडेंट जो है लॉ कॉलेज से पास आउट होकर या यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर हर साल वो निकलते हैं और अपनी एक लीगल प्रैक्टिस की तरफ अपने करियर को क्या है डाइवर्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो स्पेशली लॉ की स्टडी कर रहे हैं या फिर अपने प्रोफेशन को लीगल कैरियर की तरफ जो है डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, मैं एक चीज़ छोटी सी आपको बता देता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो सबसे पहले जो लॉ होता है, जिसको हम लोग LLB बोलते हैं, जिसको बैचलर ऑफ लॉ भी बोला जाता है, वो मोस्टली दो प्रकार से हमारे यहाँ पर कॉलेजेस में एडमिशन होता है। एक तो होता है नेशनल कॉलेज, जैसे कोई भी बच्चा IIT या फिर कोई भी एक नेशनल यूनिवर्सिटी है जो एंट्रेंस क्रिएट करके अपना बच्चा एग्जाम देता है और वहाँ से वो पास आउट होकर निकलता है। दूसरी बात क्या है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक स्टेट में किसी भी यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड जो कॉलेज है, जिनको हम लोग रीजनल कॉलेज बोलते हैं, वहाँ वो अपनी स्टडी करते हैं और वहाँ से वो पास आउट होकर निकलते हैं। तो गाइस, दोनों की स्टडी में और दोनों की नॉलेज में बहुत दिन रात का अंतर होता है। ये चीज़ मैं आपसे बताने वाला हूँ। तो खासकर मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट का जिक्र करूँगा जो एक नेशनल यूनिवर्सिटी से या नेशनल कॉलेज से अपनी लॉ की स्टडी को कंप्लीट करके निकलते हैं। उनके सामने आगे लीगल प्रैक्टिस में क्या क्या हर्डल्स या क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनको वो लोग फेस करते हैं। देखिएगा, इस नेशनल कॉलेज से या फिर एक अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी कोई बच्चा पास आउट होकर निकलता है, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि पहली बात तो अगर वो IIT या फिर एक नेशनल कॉलेज जो वेल रेप्यूटेड है, अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो। तो वहाँ से वो अगर पास आउट होकर निकलते हैं, तो पहली बात तो वहाँ बहुत सारी जो लॉ फर्म है वो उनको हायर कर लेती है। मान ली सपोज कीजिए कि सेम सिचुएशन, जैसे आप कहीं से IIT से BTech करके इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, तो बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज उन लोगों को हायर करती हैं। तो सेम सिचुएशन ऐसी हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी लॉ फर्म है जो उन बच्चों को डायरेक्टली वहीं से पिक कर लेती हैं। गाइस, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करके नॉलेज लेकर वो एक कामयाब लॉयर बन जाते हैं, और क्योंकि उनका एक लेवल भी आ जाता है, क्योंकि मान लो कोई भी लॉ फर्म आप लोगों को हायर करती है, तो गाइज वो आपको सिखाने के साथ साथ क्या है, वो आपको कुछ अर्निंग भी देती है, जिससे वो अपने डे टू डे रूटीन के जो एक्सपेंडिचर है उसको भी वो निकाल सकते हैं। तो गाइज, मेरा सवाल उन बच्चों से है जो किसी नेशनल या IIT कॉलेज से पास आउट ना होके, बल्कि अपने किसी एक डिस्ट्रिक्ट के एक गवर्नमेंट या एक सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज से अपनी लॉ कंप्लीट करते हैं, उनके लिए लॉ पास करने के बाद कितनी हर्डल्स आते हैं गाइज, उस चीज़ का मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको दे सकता हूँ। सबसे पहले तो गाइज देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि हम लोग लॉ फील्ड को चूज तो कर लेते हैं, बट उसको हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाते, क्योंकि स्टडी एक अलग चीज़ है। जब आप उस चीज़ को लेकर कोर्ट में जाते हो, वहाँ पर उसका जो सिनेरियो है, उसका पर्सपेक्टिव है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे एक दिन है, एक रात है।
तो गाइज उन बच्चों के लिए जो अपने करियर को लीगल प्रैक्टिस में उतारना चाहते हैं, या जिन्होंने बचपन से ही एक बड़ी नम आंखों से एक सपना देखा है कि मुझे एक बहुत अच्छा एक एडवोकेट, एक लॉयर बनना है। तो गाइज एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो बच्चा रीजनल कॉलेज से पास आउट होकर निकलता है और वो अपनी लॉ की जो डिग्री है उसको कंप्लीट करके वो प्रैक्टिस की तरफ जाता है। गाइज प्रैक्टिस की तरफ अगर वो चला जाता है तो उसके सामने क्या प्रॉब्लम आती है। तो गाइज अगर आप लीगल प्रोफेशन से जुड़े हैं और किसी रीजनल या किसी एक लोकल कॉलेज से अपनी LLB कंप्लीट करने के बाद आप जो है प्रैक्टिस में जा रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रॉब्लम या थोड़ी सी परेशानियाँ आ सकती हैं। गाइस सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, जब भी आप लॉ पास करके आप किसी लॉयर के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बट उस सीखने को थोड़ा वक्त लगता है। आप मान लो अगर आपने, क्योंकि LLB जो है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है, 3 साल तो आप लोग ग्रेजुएशन में लगा देते हो और 3 साल ही आप LLB में लगा देते हो, तो मान के चलिए 24-25 साल का कोई भी स्टूडेंट है वो लॉ फील्ड कंप्लीट कर लेता है और वो फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करता है। तो गाइस कम से कम आपको 1 से 2 साल आपको लॉ सीखने में लग जाते हैं, जो आपने 3 साल पढ़ा है कम से कम। अच्छा, दूसरी चीज एक और भी है गाइस, ऐसा नहीं है कि मतलब आप एकदम लॉयर बने, एकदम आपने कोर्ट में बड़े बड़े लॉयर के साथ आपने बैठना स्टार्ट कर दिया कि सडनली आपके पास काम आ जाएगा। गाइस देखिए, इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा एक घिनौना सच यही है कि आपके पास कितनी भी नॉलेज हो सकता है कि आप उस लॉयर से अच्छी नॉलेज भी रखते हो। ऐसा नहीं है कि हर सीनियर लॉयर बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। हो सकता है उसने पढ़ा हो, उसने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को समझा हो, प्रैक्टिकली थोड़ा सा वो वीक हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं उसके पास नॉलेज नहीं है। पहली बात तो आप जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठना स्टार्ट करते हो तो आपको काम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप एक नए न्यू कमर हो, क्योंकि कोई भी आदमी अपना केस एक नए लॉयर के हाथ में नहीं देगा। पहला तो आदमी वहीं टूट जाता है कि यार मैं अभी कोर्ट में मैंने बैठना स्टार्ट किया है और अभी मेरे पास काम नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है गाइज, आपने सीनियर के साथ सिखाने में आपने बहुत वक्त लगा दिया। उसके बाद मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने 2 साल किसी एक लॉयर के पास अपने पूरा नॉलेज ली, आपने लीगल प्रैक्टिस में कोर्ट में समझा हर एक चीज़ को, हर एक एक्सपेक्ट को। उसके बाद आपने सोचा कि नहीं मुझे अब अपना खुद का काम करना चाहिए। तो जैसे ही आप अपना चैम्बर छोड़कर अपने हॉल में या कहीं भी एक सीट लेकर आप बैठते हो, तो बहुत टाइम तक तो आपके पास काम ही नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी एक नए कमर को देखकर काम देना बहुत मुश्किल है। आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कि किसी ने मर्डर किसी का कर दिया, ठीक है, या किसी ने किसी कोई गलती हो गई है, कुछ हो गया है, तो हर एक इंसान ये लगाने में लगा रहता है कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है। तो गाइस पहले ही उनके लाइफ में इतने हर्डल्स होते हैं कि, और दूसरा वो सोचेंगे कि नए वकील के हाथ में केस देकर मतलब हम इस रिस्क को नहीं ले सकते। तो गाइज अगर आप न्यू कमर हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खासकर जो रीजनल कॉलेज से जो बच्चे पास आउट होते हैं, प्रैक्टिस करने से पहले वो 4-5 चीजें जरूर कर ले, ताकि आने वाले टाइम में उनको हर एक मुसीबत का पता लग जाए। पहली बात तो गाइज बिल्कुल लॉ प्रोफेशन पे स्टार्टिंग में डिपेंड होकर मत चलना कि आज आपने कोर्ट में बैठना स्टार्ट कर दिया है और आज ही आप लखपति और करोड़पति बन जाएंगे। पहले तो गाइज आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। आप किसी लॉयर के साथ प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि डेली का चाय पानी का खर्चा भी आपका ना निकले, ये सच्चाई है, आप इस बात को मान लेना। दूसरा क्या आएगा इसकी, आपका थोड़ा सा बैकअप होना चाहिए, आपके पेरेंट्स या आपका कुछ एक बैकअप ऐसा होना चाहिए कि 1-2 साल अगर आप इस फील्ड में आप लगा देते हो तो आपकी जो रोजी रोटी है वो थोड़ी चलती रहे। दूसरी बात क्या है कि गाइज अगर मान लीजिए आप लॉ के साथ कुछ ऐसा बिजनेस भी करते हो कि जैसे लॉ को तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी लेते ही हो, बट अपना डे रूटीन का खर्चा निकालने कुछ ऐसा बिजनेस करते हो कि जो लॉ से थोड़ा सा हटके है, तो वो भी बिजनेस आपको करना चाहिए, क्योंकि उस बिजनेस से क्या है कि आप थोड़ा जो अर्निंग है उसको कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ट्रैक बनेगा वैसे वैसे आपके पास केसेस आएंगे, जैसे जैसे केसेस आएंगे उनको किस कैपेसिटी से, किस एबिलिटी से आप सॉर्ट आउट या रेक्टिफाई करते हो, वैसे वैसे आपका नाम होगा। तो गाइज अपने घर का बैकअप थोड़ा सा आपको ठीक रखना है, आपको पेशेंस नहीं खोना है। कोर्ट में बैठ के ये नहीं सोचना है कि मेरे पास कोई भी केसेस नहीं आ रहा है। गाइज केसेस आएंगे, क्योंकि कोर्ट की एक सच्चाई ये है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मान के चलिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर वहां पर बहुत सारे लॉयर बैठे हैं और वो मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ आपको बता देते हैं चलो ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर भी लेते, फिर भी आपके पास काम नहीं आता। काम आने का रीजन सिर्फ इतना है कि आपके नॉन टू में है, तो
काम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस 3-4 बातें आपको ये मद्देनजर जरूर रखनी है कोर्ट में प्रैक्टिस करने से पहले। तो अपना एक तो फाइनेंशियल बैकअप आप लेके चलें, दूसरा आप हर इस फील्ड पे ही डिपेंडेंट ना हो, तीसरा आप धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखें, अपने सर्कल को आप बढ़ाना स्टार्ट करें और अपनी नॉलेज और अपनी पकड़ और आपकी जो वाकपटुता है, जो आपकी स्पीकिंग जो एबिलिटी है विद कॉन्सेप्ट और रेलिवेंसी के साथ आप कोर्ट में रखना सीखो। उसके बाद देखना गाइज 1 या 2 साल के बाद एक अच्छे लॉयर आप बन सकते हो और फिर जाके ये सिचुएशन आपकी दूर हो जाएगी। तो गाइज ये एक मोटिवेशनल वीडियो उन लॉ स्टूडेंट के लिए था जो फाइनल ईयर में है या अभी लॉ में आगे प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप नीचे जरूर बताना, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उसका भी आप मुझे सजेशन देना ताकि मैं एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच गाइस।